नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। गलवान घाटी में करीब 8 हफ्तों से चोरी और सीनाजोरी कर रहा चीन आखिरकार हकीकत की जमीन पर उतर आया है। चीनी फौजें 15 जून को हुई झड़प वाली जगह से करीब 2 किलोमीटर पीछे चली गई हैं। समझौते के तहत भारतीय फौजें भी पीछे आएंगी, लेकिन चीन फौज के पीछे हटने के दावे की पूरी जांच पड़ताल। ये रिपोर्ट देखिए। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत हैं जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। भारतीय फौज का सख्त रुख और करीब 3 हफ्ते की कूटनीतिक घेराबंदी रंग लाई और चीनी हुक्मरान अच्छी तरह समझ गए कि आंखें दिखाकर जमीन हड़पने की उसकी आजमाई हुई चाल भारत के साथ नहीं चल पाएगी। खुशफहमी दूर हुई तो चीनी फौज ने हकीकत की जमीन पर पीछे लौटने में ही भलाई समझी। गलवान घाटी में चीनी फौज पीछे हटना शुरू। झड़प वाली जगह से करीब 2 किलोमीटर पीछे लौटी चीनी फौज। चीनी तंबू भी हटे, गाड़ियां भी वापस हुईं। फिलहाल गलवान घाटी इलाके से चीनी सेना की कुछ टुकड़ियां और टैंक 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं, लेकिन अभी भी पीछे के इलाके में चीनी सेना के बड़े आर्मर्ड व्हीकल और दूसरे हथियार पूरी तरह से तैनात हैं। इसीलिए भारतीय सेना फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है। एलएसी पर करीब 8 हफ्तों से जारी तनातनी के माहौल में ये बदलाव अचानक नहीं आया। 6 जून से 30 जून के बीच दोनों ओर की सेनाओं में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। हर बैठक में भारत ने शांति का सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला सुझाया कि चीनी फौज पहले वाली स्थिति में लौटे। रविवार को एनएसए अजीत डोवाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से 2 घंटे फोन पर बात की और फिर से समझाया कि शांति का अगर कोई रास्ता है तो बस यही है। दोनों की बातचीत के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के बयान से साफ है कि बात आखिरकार चीन की समझ में आ ही गई। हमने बोला है कि हम इसको वेरीफाई करेंगे, बीच में विश्वास नहीं करते हैं। ये जो विश्वास टूटा है श्वेता जी, ये इसको जुड़ने के लिए 100 साल लगेंगे या 200 साल लगेंगे, मेरे को मालूम नहीं है। समझौते के तहत दोनों तरफ की सेनाएं अपनी अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे हटेंगी। चीनी फौज ने हटना भी शुरू कर दिया, लेकिन चीन पर भरोसा करना अब बेहद मुश्किल है। इसलिए भारत ने साफ कह दिया कि समझौते का कितना पालन हो रहा है, भारत जमीन पर इसकी तस्दीक करने के बाद ही अपना कदम उठाएगा। दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों के लिए सरहद पर शांति जरूरी है। दोनों पक्ष आपसी समझौतों का सम्मान करने पर सहमत हैं। आपसी भरोसा कायम करने के लिए बातचीत जारी रखी जाए। पीछे हटने पर सहमति बनी है। ये प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। समझौते के तहत चीनी फौज पेंगोंग झील के फिंगर 4 इलाके से पीछे हटने लगी है। इस इलाके में बीते कुछ दिनों में चीन ने बड़ा जमावड़ा बना लिया था। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ लेह से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला, आज तक। 8 हफ्तों के बाद चीन को समझ में आ रही है बात। वैसे जितनी गर्मी एलएसी पर है, उससे ज्यादा हिंदुस्तान की सियासत दहक रही है। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार सरकार पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगा रहे हैं, तो आज बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल की चिंताओं पर ही सवाल उठा दिए। जवाब में कांग्रेस पार्टी ने 7 नए सवाल दागे हैं। चीन और एलएसी पर बने हालात को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब आखिरकार बीजेपी को मिल ही गया। जिस तरह राहुल और उनके समर्थकों की फौज रोजाना सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार से एलएसी पर सवाल पूछते हैं, उसी अंदाज में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर चीन को लेकर उनकी चिंता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी रक्षा मामलों पर संसदीय कमेटी की एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो देश को हतोत्साहित करते रहते हैं, सेना की ताकत पर सवाल खड़े करते हैं और हर वो काम करते हैं जो विपक्ष के लिए जिम्मेदार नेता को नहीं करना चाहिए। भाई राहुल गांधी जी, आप अपने ही देश को, अपने ही देश की सरकार को गाली देना कब बंद करेंगे? क्या मिलता है आपको इससे? रक्षा नीति और विदेश नीति जिस पर कभी विपक्ष और सत्ता पक्ष अलग नहीं रहा, इस तरह की बयानबाजी पहली बार हो रही है। राहुल पर हुए इस हमले से कांग्रेस यूं तिलमिलाई कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम 6 सवालों की लिस्ट जारी कर दी। ये है वो लिस्ट। पहला, जवानों का 11,000 करोड़ का महंगाई भत्ता कम कर देना, क्या ये उत्साहवर्धक है?
दूसरा, MM जोशी की अध्यक्षता वाली रक्षा समिति के मुताबिक रक्षा खर्च 56 सालों के न्यूनतम स्तर पर था, ये उत्साहवर्धक है। तीसरा, रक्षा समिति के मुताबिक हमारे 68% उपकरण पुराने हैं, ये उत्साहवर्धक है। चौथा, रक्षा समिति की बजट बढ़ाने की सिफारिश के बावजूद पीएमओ ने एक्शन नहीं लिया, ये उत्साहवर्धक है। पांचवा, 90,000 क्षमता वाली माउंटेन स्ट्राइक कोर को मोदी सरकार ने ठंडे बस्ते में क्यों डाला। छठा, 2015 से अब तक चीन ने 2264 बार घुसपैठ की, बीजेपी सरकार ने क्या किया। सबसे बड़ी बात ये बताइए, खबरों के मुताबिक गलवान में चीनी सेना पीछे हट रही है, ये सही है तो सेना को सलाम, लेकिन पीएम ने कहा था कि हमारे इलाके में कोई घुसा नहीं, तो क्या पीएम ने देश को गलत जानकारी दी। जनता जो करना चाहती है कर रही है, जनता चीनी माल के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है, अलग अलग ट्रेडर सेल्स भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सरकार आपकी है, गुजरात से आप आते हैं, गुजरात केंद्र बिंदु है चीन की निवेश का, उस बाबत आप क्या कर रहे हैं ये देश जानना चाहता है। लेकिन सवालों के जवाब में नए सवाल पूछना राजनीति का ठोका बजाया हुआ दांव है। चीन के मुद्दे पर भी बीजेपी और कांग्रेस में यही हो रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक दूसरे पर सवाल उछालने की लंबी फहरिस्त जारी है, लेकिन इन सब के बीच ताजा खबर यह है कि चीन मौजूदा जगह से पीछे हटने को तैयार हो गया है और ये हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं यूपी। कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। आज इस केस में पुलिस ने 3 और गिरफ्तारियां की हैं। शूटआउट के दिन मुखबिरी करने और विकास दुबे से कनेक्शन रखने के आरोप में चौबेपुर थाने के 2 दारोगा और 1 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। दिवंगत डीएसपी की चिट्ठी से भी पुलिस विभाग में खलबली मची है और पुलिस तंत्र का खोखलापन देश के सामने है। गैंगस्टर विकास दुबे को जमीन निगल गई या फिर आसमान, ये सवाल इसलिए वाजिब है कि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 8 पुलिस वालों के कातिल विकास दुबे की गिरफ्तारी के नाम पर बस पुलिस के पास कुल जमा कहने को यही है कि एसटीएफ समेत 40 टीमें दिन रात गैंगस्टर के पीछे लगी हैं। 40 थानों की फोर्स इन अपराधियों को पकड़ने के लिए दिन रात काम कर रही है। एसटीएफ भी इसके लिए लगी है। सभी एजेंसी से हम लोग कोऑर्डिनेशन बना करके कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है अतिशीघ्र इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यूपी पुलिस ने गैंगस्टर की तलाश में लखनऊ से कानपुर तक टोल प्लाजा पर उसके पोस्टर लगाए हैं। इनामी राशि भी 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। नेपाल से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक उसकी तलाश की जा रही है। चंबल में भी पुलिस विकास दुबे को खोज रही है। सरहदी राज्यों की, हमारे प्रदेश की विभिन्न एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की सूचना आने पर हम उनको इमीडिएट असिस्ट करने की स्थिति में हैं। अपने स्तर पर भी हम तमाम सतर्कता बरत रहे हैं। इस बीच पुलिस ने विकास दुबे के नौकर और 2 महिला रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले विकास दुबे से कनेक्शन के आरोप में चौबेपुर थाने के 2 दारोगा और 1 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि जब दिवंगत डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने विकास दुबे और चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी के रिश्तों पर सवाल उठाए थे, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। अब दिवंगत डीएसपी की बेटी ने अपने पिता को इंसाफ दिलाने की कसम खाई है। उनके साथ जिसने बुरा किया है, अब हम उन्हीं लोगों से, मतलब उन जैसे लोगों से अब हम बदला लेना चाहते हैं। अब आप पुलिस में आके मतलब अपराधियों से बदला लेंगे, उनका चेहरा सामने लाएंगे और उनको उनकी सही जगह में पहुंचाएंगे। यूपी पुलिस की नजर अदालतों पर भी है ताकि सरेंडर करने से पहले उसे दबोचा जा सके। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर, आज तक। गैंगस्टर विकास दुबे का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है जिसमें वो सरेआम अपने सियासी गॉडफादर का नाम ले रहा है। इस वीडियो के बाद यूपी की राजनीति में खलबली मच गई है। कांग्रेस ने यूपी की कानून व्यवस्था की तुलना जंगलराज से करते हुए मुख्यमंत्री योगी का इस्तीफा मांगा है। गुनाहों की दुनिया में विकास दुबे का सिक्का यूं ही नहीं जमा। सत्ता के गलियारों में उसकी तगड़ी धमक थी। इसका खुलासा खुद विकास दुबे के पुराने वीडियो से होता है
जिसमें वो बता रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उसे नाम से जानती हैं। जिस घर में मैं मास्टर हूँ वहाँ पर मैं स्टूडेंट, दूसरी जगह जाऊँगा तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, पहले कनेक्ट सीखूंगा वहाँ की। तो यहाँ तो मैं सीधे सीधे शिक्षक की स्थिति में हूँ। प्रदेश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं, सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी बहन जी ने। केवल बीएसपी में ही नहीं, सपा और बीजेपी में भी उसने कई दोस्त होने का दावा किया। 2017 में एसटीएफ की पूछताछ में उसने बताया कि बीजेपी के 2 विधायकों बिल्हौर से भगवती सागर और बिठूर से अभिजीत सांगा से उसकी सीधी बात होती है। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए। लेकिन अब बीजेपी के दोनों ही विधायक विकास दुबे को संरक्षण देने के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। मैंने कभी भी उसको शेल्टर नहीं दिया, किसी अधिकारी से नहीं कहा, कभी किसी फोन से भी मैं किसी अधिकारी से उसके फेवर में नहीं कहा। और अगर उस वीडियो में कोई सच्चाई होती तो निश्चित रूप से उस जांच में हम लोग दोषी पाए गए होते और हम पर कोई कार्रवाई हुई होती। कांग्रेस ने विकास दुबे के बहाने योगी सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यूपी में जंगल राज है। सत्ता के संरक्षण में ये अपराधी बेखौफ है, गुंडा राज है, जंगल राज है। इस सरकार से कानून व्यवस्था संभल पाना अब मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल पाएगा। जाहिर है इतने बड़े कांड के बाद जिस तरह से विकास दुबे फरार हुआ, उससे यूपी पुलिस के साथ साथ योगी सरकार की साख भी दांव पर है। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। खाकी, खादी और गैंगस्टर का जो कॉकटेल उत्तर प्रदेश से सामने आया है, उसने वहां के खोखलेपन को देश के सामने रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 70 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक ये गैंगस्टर 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए बात अब कोरोना की करेंगे, जिसके संक्रमण की रफ्तार ने नई तेजी ले ली है। रोजाना आने वाले आंकड़े नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। हालत यह हो गया है कि भारत रूस को पीछे छोड़कर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित तीसरा देश बन गया है। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों ने कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में भारत को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। अब अमेरिका और ब्राजील ही भारत से आगे हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,73,000 के पार पहुंच गया है। वहीं मरने वालों की संख्या 19,268 तक पहुंच गई है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि भारत में एक दिन में 24,850 नए केस सामने आए हैं, जो अब तक का 24 घंटे में आया सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 613 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह देश में बढ़े कोरोना के टेस्ट हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। हर रोज करीब 2.5 लाख टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिपोर्ट दिल्ली और महाराष्ट्र से आ रही है, जहां कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 6,555 नए केस सामने आए हैं। वहीं मुंबई में 84,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच गया है। वहीं 3,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के जो ट्रायल किए गए दिल्ली में, ट्रायल के जो नतीजे आए, वो नतीजे ये दिखाते हैं कि प्लाज्मा से लोगों को कोरोना में मदद मिलती है। जो मॉडरेट पेशेंट हैं वो सीवियर होने से बचते हैं, उनकी स्थिति सुधर जाती है, मौत के ऊपर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इस बीच दुनिया के 200 वैज्ञानिकों की रिसर्च में डराने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें कोरोना के हवा में फैलने की बात सामने आई है, जिसके बाद WHO से गाइडलाइंस में बदलाव की मांग की गई है। एयरबॉर्न का मतलब ये है कि आसपास के जो लोग हैं, हमारे करीब 6 फीट के दूर पर जो लोग हैं, उनको लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड आदमी हो और सिंपल एयरबॉर्न की वजह से अगर खांसता है कोई आदमी, तो एरोसॉल ज्यादा से ज्यादा 5-6 फीट तक दूर तक जा सकते हैं। देश में जिंदगी ट्रैक पर लाने के लिए अनलॉक 2 में
कई रियायतें दी गई है, लेकिन इस बीच कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। सिर्फ सावधानी इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है, जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। रोजाना 24,000 केस तकरीबन कुछ दिनों से सामने आ रहे हैं। सबके बीच देश में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित एक कोई राज्य है तो वो है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा कोरोना के आंकड़े यहीं से, और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर सरकार ने शर्तों के साथ होटल को खोलने की इजाजत दे दी है। होटल अपनी 33% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। ये फैसला 8 जुलाई से लागू होगा। वहीं ये छूट कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में ही लागू होगा। शर्तों के साथ होटल खोलने की इजाजत दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 8 जुलाई से नए नियमों के साथ इसे लागू करने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र की सरकार की ओर से यह फैसला, कंटेनमेंट जोन से बाहर खोले जाएंगे होटल, यानी कि कंटेनमेंट जोन में होटल्स को खोलने की इजाजत नहीं होगी। उधर सरकार ने आज से देश के तमाम ऐतिहासिक इमारतों को खोलने का फैसला किया है। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला और सफदरजंग मकबरा अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अभी ताज के दीदार के लिए पर्यटकों को इंतजार करना होगा। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया है कि सभी मॉन्यूमेंट्स में आने वाले पर्यटकों को अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ताकि अगर कहीं कोरोना का संक्रमण हो तो उनसे कांटेक्ट की जा सके और उनकी पहचान की जा सके। अगर आप इन ऐतिहासिक इमारतों में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो यहां पर भी आपको तमाम एहतियात बरतने होंगे। मास्क लगाना अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन भी करना होगा। उधर देश में बारिश ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश की चपेट में कई राज्य आ गए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात का है, जहां कई शहर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अहमदाबाद, द्वारका, राजकोट में जमकर बारिश हुई है। शहर तालाब में तब्दील है। राजकोट में 10 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सौराष्ट्र में नदियां उफान पर हैं। वहीं कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। अगले 2 दिनों में मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं देश के कई राज्यों का हाल बारिश ने बेहाल कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से भी बारिश से लोगों की परेशानी की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रचंड जल प्रहार ने मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर को पानी पानी कर दिया। शहर में मानसून की तैयारियों की ऐसी पोल खुली कि मंत्री इंदर सिंह परमार को सड़क पार करने के लिए सरकारी कार छोड़कर ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। देखिए, ट्रैक्टर के सामने का चक्का पूरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन ट्रैक्टर किसी तरह पानी को चीरकर सड़क पार करने में कामयाब रहा। ट्रैक्टर के पानी से निकलते ही लोगों ने जोरदार जय घोष से भगवान का शुक्रिया अदा किया। मध्य प्रदेश के खरगोन के चोरल नदी की तस्वीर है। कोरोना काल से उबे इंदौर के ये दोनों युवक पिकनिक मनाने यहाँ पहुँचे थे, लेकिन शाम में अचानक चोरल नदी में पानी भर गया और इनके लिए शहर लौटना मुश्किल हो गया। प्रशासन को खबर हुई तो रात में गोताखोरों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। गोताखोरों ने रस्सी की मदद से रात के अंधेरे में कामयाबी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। उत्तराखंड में श्रीनगर के अलकनंदा नदी में कल अचानक आई बाढ़ से एक दिव्यांग बुजुर्ग की जान मुसीबत में पड़ गई। अचानक पानी बढ़ने से ये दिव्यांग नदी के बीचों बीच फंस गया। पुलिस को खबर लगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राफ्ट नदी में उतारी गई और फिर बुजुर्ग को बीच नदी से निकाला गया। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का असर चार धाम यात्रा पर भी पड़ा है। ये तस्वीरें हनुमान चट्टी के पास की हैं, जहां बारिश का ऐसा रेला आया कि 30 मीटर सड़क को ही बहा ले गया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बारिश से आई तबाही ने उत्तरकाशी में जनजीवन को ठप कर दिया है। मॉनसून की आफत उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक दिखाई दे रही है। मंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाद गुरपुरा इलाके में लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। बारिश के साथ आए मलबे में कई घर तबाह हो गए। 2 बच्चों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, श्रीनगर से तेजपाल सिंह और खरगोन से उमेश रेवलिया के साथ आज तक ब्यूरो। इधर देश में टिड्डियों का आतंक भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 9 राज्यों के 100 से ज्यादा जिले टिड्डियों से प्रभावित हैं। ऐसे में अब सरकार टिड्डियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। देखिए।
पाकिस्तान से आई टिड्डियों पर अब भारत ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। आसमान से जैसलमेर में वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल टिड्डियों के खात्मे के लिए किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव टिड्डियों से खेतों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। कि इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी यहाँ पे तैनाती की जा चुकी है और उसने आज सुबह नियंत्रण का कार्य किया है और भविष्य में अभी एयरफोर्स के और भी अभी करीब 4-5 हेलीकॉप्टर इस कार्य में जुड़ने वाले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना से 5 MI-17 हेलीकॉप्टर का करार किया है। वहीं एक निजी हेलीकॉप्टर भी किराए पर लिया गया है। राजस्थान में 25 ड्रोन के जरिए टिड्डियों पर एरियल कंट्रोल किया जा रहा है। इनमें से 10 जैसलमेर बाड़मेर में तैनात हैं। लंदन से 15 माउंटेन स्प्रेयर मशीनें भी मंगवाई गई हैं, जो जैसलमेर में तैनात है। हमारे जो व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर हैं गाड़ियों के थ्रू किया था, गाड़ियों के द्वारा किया था और हमने अपने ड्रोनों के द्वारा भी करीब 2 लोकेशंस पर कल कंट्रोल किया था। मौजूदा वक्त में देश के करीब 9 से ज्यादा राज्यों और 100 से ज्यादा जिले टिड्डियों से प्रभावित हैं। देश में टिड्डियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिनसे निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। विमल भाटिया, जैसलमेर, आज तक। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आज मशहूर निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली से करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। पुलिस इस मामले में सुशांत के करीबी लोगों को पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकती है। अब तक 30 लोगों से पुलिस ने की है पूछताछ। एक छोटा लेकिन दमदार फिल्मी सफर बीच में छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत चले गए। उनका यूं जाना फैंस के गले नहीं उतर रहा। मुंबई पुलिस उनके सुसाइड केस की कई एंगल से जांच कर रही है। इस सिलसिले में मशहूर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली से बांद्रा पुलिस स्टेशन पर पूछताछ की गई। मुंबई पुलिस ने करीब 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की। सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म ऑफर की थी सुशांत सिंह राजपूत को, पर तब सुशांत सिंह राजपूत यशराज फिल्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हुए थे, इसीलिए वो फिल्म नहीं कर पाए। इस बारे में उनसे पूछताछ करेगी पुलिस और एक डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। इसके अलावा कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाने वाली है। दोपहर करीब 12:30 बजे संजय लीला भंसाली अपने वकील और स्टाफ के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने संजय लीला भंसाली से उस फिल्म के बारे में सवाल जवाब किए जो उन्होंने सुशांत को ऑफर की थी, लेकिन यशराज के साथ करार होने के चलते इस फिल्म में काम नहीं कर पाए। बाद में ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। मुंबई पुलिस सुशांत सुसाइड केस में अब तक 30 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनकी आखिरी फिल्म की को स्टार संजना सांघी और यशराज बैनर के कई लोग शामिल हैं। इसके अलावा सुशांत के क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर सिद्धार्थ पिलानी से भी 2 बार पूछताछ की जा चुकी है, जो 14 जून को सुशांत के फ्लैट में ही मौजूद थे। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस तमाम कड़ियां जोड़ने में जुटी है, लिहाजा कई करीबी लोगों को दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत को चाहने वाले लाखों हैं, लेकिन उनके एक फैन ने एक तारा खरीदा है, जिसका नाम रखा है सुशांत सिंह राजपूत। सोशल मीडिया पर उस फैन ने तारा खरीदने का सर्टिफिकेट भी जारी किया है। सुशांत चले तो गए, लेकिन अब फैंस के दिल में वो एक तारा बनकर हमेशा जगमगाते रहेंगे। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत की मौत का सच सामने कब आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए आज सावन का पहला सोमवार है। ये महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास है। इस महीने महादेव की आराधना करने का बड़ा महत्व है। सावन का महीना आज से शुरू होकर 3 अगस्त को खत्म होगा। लाखों भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ आज अलग अलग मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए, पूजा पाठ किया। बाबा केदार से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना हुई, लेकिन बाबा बर्फानी की यात्रा पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन भोले के भक्त हर रोज लाइव आरती बाबा बर्फानी के देख पाएंगे। इसी के साथ देश तक में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।